हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये तीनों पर वीडियो बनाकर दे चुकी और बहुत ही डिटेल में मैंने आप सबको ये सारे टॉपिक समझाए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब कुछ शब्द संरचना की ही इकाई है और ये सब कुछ विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। विकारी अर्थात जो शब्द परिवर्तित होता है वह होता है विकारी शब्द। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण यह मैं आप सबको पढ़ा चुकी हूँ। अब ये आज का हमारा क्लास है क्रिया केवल, तो आज मैं आप सबको क्रिया पढ़ाऊंगी। चलिए अब हम लोग बिना समय बर्बाद किए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, क्रिया एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन ये वीडियो देख लेने के बाद आप लोगों को यह टॉपिक थोड़ा भी कठिन नहीं लगेगा। ये मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि यह टॉपिक आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आसान हो जाएगा और इससे संबंधित चाहे कोई भी प्रश्न आए आप आसानी से उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये है क्रिया। क्रिया जिसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब। और हिंदी भाषा किससे निकली है? हिंदी भाषा निकली है संस्कृत भाषा से। तो संस्कृत में क्रिया को कहते हैं धातु। आप समझ रहे हैं? धातु। तो अब आप कहेंगे कि क्या अंग्रेजी में जिसे वर्ब कहते हैं उसे ही हिंदी में क्रिया कहते हैं? तो मैं जवाब दूंगी हाँ। इंग्लिश में जिसे वर्ब कहते हैं हिंदी में उसे ही क्रिया कहते हैं। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि संस्कृत में जिसे धातु कहते हैं क्या हिंदी में उसे ही क्रिया कहते हैं? तो मैं जवाब दूंगी ना। संस्कृत में जिसे धातु कहते हैं हिंदी में उसे ही क्रिया नहीं कहते हैं, बल्कि संस्कृत के ही धातु में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। तो धातु के साथ, ये अलग हुआ, धातु के साथ प्रत्यय को जोड़ा जाता है और धातु के साथ जब प्रत्यय जुड़ता है तब उससे बनने वाले जो शब्द तैयार होते हैं वह क्रिया कहलाते हैं। जैसे धातु उसके साथ ना प्रत्यय जुड़ा तो बहुत सारे शब्द बनेंगे। जैसे धातु है चल, ये चल धातु है, मूल धातु, और चल धातु में ना प्रत्यय को जोड़ा गया तो बन गया चलना। दोस्तों, अब यह क्रिया है। चल धातु, ना प्रत्यय जुड़ा, अब ये बन गया चलना। उसी प्रकार पढ़ धातु है और पढ़ के साथ ना प्रत्यय लगा तो अब ये बन गया पढ़ना। यह क्रिया हुआ। लिख धातु है और लिख के साथ ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर लिख धातु के साथ यहाँ पर दौड़ आ गया है, तो ये दौड़ भी धातु है, तो हम इसके साथ ना प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? लिखना। और यह लिखना हो जाएगा क्रिया। ठीक है। और इसके बाद आप लोग इसे भी समझ लीजिए। दौड़, दौड़ धातु है और ना प्रत्यय उसके साथ जुड़ा, बन गया दौड़ना। खेल धातु है, उसके साथ ना प्रत्यय जुड़ गया, बन गया खेलना। खा धातु है और खा के साथ ना प्रत्यय जुड़ा, बन गया खाना। तो दोस्तों, दौड़ना, खेलना, खाना, अब ये सब कुछ क्रिया है। तो क्रिया कैसे बनती है? तो धातु के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। संस्कृत के मूल धातु के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तब उससे जो बनती है वह क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर उठ, उठ के साथ यदि हम ना प्रत्यय को जोड़ दें तो बन जाएगा उठना। तो यह उठना क्रिया है। उठ मूल धातु और उठना क्रिया। अब हम लोग क्रिया की परिभाषा को समझते हैं। तो क्रिया की परिभाषा हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इससे ही समझ पाएंगे कि मूल रूप से क्रिया आखिर है क्या। तो परिभाषा को रटने की कोई जरूरत नहीं है। परिभाषा हमें यदि जानना है, समझना है, हमेशा के लिए याद करना है, तो हमें इन शब्दों को देखना है। चलना क्या है?
एक काम ही तो है। पढ़ना काम है, उठना काम है, दौड़ना यह भी एक काम है, खेलना काम है, खाना काम है, लिखना काम है, उठना काम है, दौड़ना काम है, नाचना काम है। तो वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताते हैं, वैसे शब्द को क्रिया कहते हैं। मतलब वह जितने भी शब्द हैं, वे शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताएंगे, वैसे शब्द को क्रिया कहते हैं। समझ गए आप लोग? उदाहरण के लिए खेलना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना, नाचना, गाना आदि। आप इसे इस तरीके से भी समझ लें, वो सारे काम जिससे करने में हमारी एनर्जी लगती है, हम करते हैं, हम अपने वर्क के रूप में करते हैं, वे सारे काम, वे सारे शब्द क्रिया है। तो क्रिया की परिभाषा आप लोग को समझ में आ गई। क्रिया किसे कहते हैं, क्लियर हुआ? वे सारे शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वैसे शब्द को क्रिया कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो क्रिया के भेद होते हैं दो। क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। क्रिया पहला है इसका कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा है प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पे कहे चाहे संरचना के आधार पे कहे, वह एक ही है। तो कर्म के आधार पर पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रयोग व संरचना के आधार पर पढ़ेंगे। तो कर्म, जो कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद है, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन? अकर्मक और सकर्मक। इसे अकर्मक और सकर्मक भी बोला जाता है, लेकिन पूरा एक लय में पढ़ना है तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया बोला जाता है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक का अर्थ होता है कर्म रहित। तो अकर्मक में आप कैसे समझेंगे कि कर्म रहित इसका अर्थ कैसे निकला? तो इसके आगे लगा है अ, और सकर्मक में आगे लगा हुआ है स। ये अ और स क्या है? तो अ और स उपसर्ग है जो कर्म के साथ जुड़ा है। एक में कर्म के साथ अ उपसर्ग जुड़ा है और एक में क के साथ, कर्म के साथ स उपसर्ग जुड़ा है। अ उपसर्ग जहां कहीं भी जुड़ा होता है किसी शब्द के आगे, वह नहीं का अर्थ देता है, मतलब वह चीज वहां नहीं है। जैसे उपस्थित, अनुपस्थित, योग्य, अयोग्य। और भी बहुत सारे देश है, देश, आदेश। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। सॉरी, आदेश नहीं होगा। अ उपसर्ग वाले शब्द में जैसे अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान। अन्याय, जैसे न्याय का उल्टा हो जाता है अन्याय। तो कहने का अर्थ है अ उपसर्ग जिस शब्द के आगे लग जाए, मतलब वह उस शब्द के लिए नहीं का अर्थ देता है कि वह शब्द वहां नहीं है। तो कर्म के आगे अ लगा है, मतलब वहां कर्म रहित है, कर्म वहां मौजूद नहीं है। और सकर्मक में स उपसर्ग लगा है, स का अर्थ होता है साथ। तो वहां पर कर्म के साथ स है, मतलब कर्म सहित, वहां पर कर्म मौजूद है। अब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। क, सबसे पहला नंबर है अकर्मक क्रिया। यदि वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यदि किसी वाक्य में क्रिया, मतलब वाक्य है तो कर्ता हो, वाक्य में तीन चीज ही होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो वाक्य में जो कर्ता है उसका प्रभाव यदि सीधे कर्ता पर पड़ गया, कर्म पर नहीं पड़ा, तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। अब कर्म पर क्यों नहीं पड़ेगा? तो ऐसे वाक्य में कर्म होता ही नहीं है, इसलिए कर्म नहीं है तो क्या होगा? क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ेगा। दोस्तों, जब हम लोग कभी छोटे स्कूल में पढ़ते थे, तब हमारे स्कूल में प्रस्तावना बोली जाती थी, और प्रस्तावना बोलने के दौरान हम लोग हाथ को इस तरीके से सीधा रखते थे, और सीधा रखने के दौरान जो हमारे आगे वाले दीदी भैया जो रहते थे, उनके कंधे के पास हमारा हाथ जाता था। अगर वो बच्चे को वहां से हटा दिया जाए तो हम एक कदम आगे बढ़ते थे, उसके आगे जो बच्चे होते थे उनके ऊपर हमारा हाथ जाता था।
वाक्य में भी ऐसा ही होता है। वाक्य में होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। यदि कर्म मौजूद है तो क्रिया क्या करती है, अपना प्रभाव डालती है, अपना हाथ रखती है। तो सामने जिस जो है उसके ऊपर रख देगी। तो सामने है कर्म, तो यह कर्म के ऊपर अपना हाथ रख देती है। तो यदि वाक्य में कर्म मौजूद है और क्रिया अपना प्रभाव कर्म पर डाल दे रही है तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और यदि क्रिया है, कर्म है ही नहीं, तो वाक्य में होंगे केवल कर्ता और क्रिया। तो जब कर्म गौण है, कर्म है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो क्रिया अपना प्रभाव एक कदम आगे बढ़कर कर्ता पर डाल देगी। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वह हो जाएगा सकर्मक क्रिया। और यदि क्रिया अपना प्रभाव कर्ता पर डालता है तो वह हो जाता है अकर्मक क्रिया। तो ठीक है, अब हम लोग इसे पूरी डिटेल से परिभाषा के साथ समझेंगे। उदाहरण, जैसे मोहन सोता है। यहाँ पर मोहन सोने का काम कौन कर रहा है? सोना, सोता है, यह तो क्रिया है। और सोने का काम कौन कर रहा है? तो मोहन कर रहा है। तो जो क्रिया करेगा वह हो जाएगा कर्ता। तो वाक्य में मोहन हो गया कर्ता और सोता है हो गया क्रिया। दूसरा है बच्चा रो रहा है। रो रहा है या क्रिया है, रोना भी क्रिया है। और इस क्रिया को करने वाला कौन? तो बच्चा। तो बच्चा हो गया कर्ता। तो इस प्रकार वाक्य में कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उड़ते हैं यह है क्रिया। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो यह स्थान बता रहा है, यह हो गया आप। अच्छा, कुछ क्रियाएं होती है जो सदैव अकर्मक ही रहती है, वो अकर्मक क्रिया के रूप में ही जानी जाती है। तो अकर्मक क्रिया में आने वाली जो क्रियाएं हैं वह कौन कौन है? तो चलना अकर्मक क्रिया है, सोना अकर्मक क्रिया, उड़ना, रोना, उठना, नहाना, हंसना आदि ये सारी जो क्रियाएं हैं दोस्तों, ये सारी क्रियाएं अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। ये सकर्मक क्रिया में कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे डिटेल से सकर्मक क्रिया को भी समझेंगे और बहुत सुंदर तरीके से इन दोनों के बीच के अंतर को भी पहचानना सीखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में स उपसर्ग आगे होता है, कर्म के साथ स उपसर्ग जुड़ा होता है। स का अर्थ होता है साथ। जैसे अकर्मक क्रिया में अ का अर्थ होता था नहीं, ठीक यहाँ पर स का अर्थ होता है साथ। तो किसके साथ? कर्म के साथ। मतलब वाक्य में कर्म साथ है, कर्म मौजूद है। तो जिस क्रिया का प्रभाव या फल कर्म पर पड़ता है, कर्मों पर पड़ता है या कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे वाक्य में कर्म का होना आवश्यक है। मतलब जिस क्रिया का प्रभाव, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या उसका फल, फल कहे मतलब फल का अर्थ होता है प्रभाव, उसका प्रभाव कर्म पर पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। और ऐसे वाक्य में कर्म का होना आवश्यक है। दो शर्त, क्रिया का प्रभाव कर्म पर और वाक्य में कर्म का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, मीरा खाना खाती है। तो मीरा यह तो हो गई कर्ता। क्यों करता है? क्योंकि खाती है क्रिया है। और इस क्रिया को करने वाली कौन? तो मीरा। तो क्रिया को जो करेगी वही करता है। तो मीरा हो गई कर्ता, खाती है क्रिया, और क्या खाती है? तो खाना खाती है, ये हो गया कर्म। राम पानी पीता है। पीता है क्रिया, इस क्रिया को करने वाला कौन? तो इस क्रिया को करने वाला है राम। और क्या पीता है? तो पानी पीता है, यह हो गया कर्म। सीमा टीवी देखती है। देखती है, देखना क्रिया है, और देखती है इस क्रिया को करने वाली कौन? तो सीमा। सीमा करता है, और क्या देखती है? तो टीवी देखती है। पहचान, अगर हम कहें कि कुछ जैसे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को हमने परिभाषिक तौर पर समझ लिया, उदाहरण के तौर पर समझ लिया, लेकिन जब कभी भी हमें पहचानना होता है कि कैसे पहचाने, तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन अकर्मक क्रिया का वाक्य है, कौन सकर्मक क्रिया का वाक्य है? तो इसके लिए मैंने आप सबको 3 विशेष पहचानने का तरीका बताया है। बहुत ध्यान से आप लोग इसे सुनिए। ये 3 चीजों को यदि आप फॉलो करते हैं, पूरे भविष्य में आप लोग कभी भी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के वाक्य में परेशान नहीं होंगे और ना ही कभी किसी प्रकार की गलती करेंगे। तो सबसे पहला, ये सबसे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो वाक्य में क्रिया से पहले
क्या या किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। आपको क्या करना है, वाक्य में सबसे पहले क्रिया को छांट लेना है कि क्रिया है कौन। तो क्रिया तो आप पहचान रहे हैं, खाना पीना सोना उठना जगना दौड़ना खेलना, ये सभी शब्द जो काम का बोध कराते हैं वो क्रिया है। तो सबसे पहले क्रिया को छांट लेना है कि क्रिया है कौन, और उस क्रिया के ठीक पहले आपको या तो क्या लगाना है या किसको लगाना है, कि क्या लगाकर प्रश्न कर देना है या किसको लगाकर प्रश्न कर देना है। यदि उत्तर मिल जाता है तो वैसे वाक्य को सकर्मक क्रिया माना जाता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो हम खाती है तो क्या खाती है, तो हमारे पास जवाब आ रहा है खाना खाती है। पीती है तो क्या पीती है, जवाब आ रहा है पानी पीती है। क्या देखती है, जवाब आता है टीवी देखती है। तो यह हो गए सकर्मक क्रिया का वाक्य। तो इस तरीके से हम इसे पहचान पाते हैं। अब इसी को और क्लियरिफाई करने के लिए एक बार हम लोग अकर्मक क्रिया के वाक्य को भी देख लेते हैं कि क्या उसमें क्रिया को छांटने के बाद हम उसमें क्या लगाकर या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं तो क्या हमें जवाब मिलता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ देखिए, अकर्मक क्रिया का वाक्य है मोहन सोता है। तो सोता है ये क्रिया है। अगर हम प्रश्न पूछें क्या सोता है, क्या हमारे पास कोई जवाब है। आप कहेंगे मोहन सोता है, तो ये तो क्या का उत्तर नहीं हुआ, कौन सोता है में जवाब आएगा मोहन सोता है, और हमें जवाब चाहिए क्या क्या, या तो क्या या तो किसको या फिर किसको। रो रहा है, क्या रो रहा है, क्या जवाब मिला। किसको रो रहा है, क्या जवाब मिल रहा है, नहीं, प्रश्न ही तो अटपटा लग रहा है। आकाश, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो क्या उड़ते हैं, आप जवाब देंगे शायद कि पक्षी उड़ते हैं, पर यह तो क्या का जवाब नहीं है। कौन उड़ते हैं में जवाब आएगा पक्षी उड़ते हैं। तैरती है, क्या तैरती है, तो आप कहेंगे मछली तैरती है ना, कौन तैरती है में मछली तैरती है। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से पूरा ध्यान रखना है, क्या या किसको लगाकर आप क्रिया के साथ प्रश्न पूछेंगे, और यदि आपको जवाब मिलता है तो आप उसे अकर्मक और सकर्मक क्रिया के रूप में पहचान देंगे। जवाब मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया, यदि जवाब नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया। अब दूसरा पहचानने का तरीका क्या है, यह भी बहुत बार होता है जो हमें गलत बना देता है। कैसे, वो हम लोग आगे समझेंगे। तो दूसरा है पद परिचय से पहचान करना, कि हम लोग पद परिचय से पहचान करेंगे। कैसे, तो वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों का मिलान करके उसे कर्ता कर्म और क्रिया से काटना है। यदि कर्म नहीं है तो उस समय आपको कर्म नहीं मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं कर्ता, ठीक है, इसे बहुत ध्यान से समझिए, ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। कर्म और तीसरा है क्रिया। हमारे पास वाक्य में यही तीन ही तो होता है। कुछ वाक्य में कर्म नहीं होते हैं और कुछ वाक्य में कर्म होते हैं, कर्ता और क्रिया तो होता ही है। तो हम यहाँ पर जैसे कि वाक्य ले लेते हैं, सीमा टीवी देखती है, तो देखती है यह है क्रिया, हमें क्रिया मिल गया, हमने क्रिया को काट दिया। अब कौन क्या देखती है, तो टीवी देखती है, हमें कर्म मिल गया, हमने कर्म को काट दिया। अब क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो देखती है, देखने का क्रिया, इस क्रिया को कर कौन रहा है, तो सीमा कर रही है, तो हमें कर्ता भी मिल गया। तो यह हो गया कर्ता कट गया, तो कर्ता कर्म क्रिया तीनों ही मिल गए, मतलब यह हो गया सकर्मक क्रिया। अब हम लोग एक बार अकर्मक क्रिया के ऊपर भी इस तरीके की विधि का प्रयोग करके देखते हैं कि क्या हमारा कर्ता कर्म और क्रिया तीनों अकर्मक क्रिया में मिलता है, हम तीनों को ही काट पाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे है मोहन सोता है, तो सोता है क्रिया है, हमने क्रिया को काट दिया। क्या सोता है, हमें कुछ भी जवाब नहीं मिला, हमारा ये रह गया ब्लैंक। और सोने का काम कौन कर रहा है, तो मोहन कर रहा है, तो ये हो गया कर्ता, कर्ता कट गया, क्रिया कट गया, और कर्म नहीं है तो कर्म नहीं कटा। तो आप इस प्रकार पद परिचय से भी पहचान निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका है वाक्य को सामान्य भूतकाल में बदलिए। सामान्य भूतकाल दोस्तों मैंने काल पर भी वीडियो बनाए हैं, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। सामान्य भूतकाल के वाक्य में क्या होता है, यदि वाक्य सकर्मक क्रिया का होगा तो उसमें ने विभक्ति चिन्ह कर्ता के ठीक बाद चले आएगा, और यदि अकर्मक क्रिया का वाक्य होगा तो उसमें कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, मीरा खाना खाती है।
अब इसे यदि हम सामान्य भूतकाल में बदलते हैं तो वाक्य बनेगा, वाक्य होगा मीरा ने खाना खाया। तो इस वाक्य को जैसे ही सामान्य भूतकाल में बदले तो मीरा कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह चले आया। तो इस तरीके से यह पहचान है इस बात का कि यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है। लेकिन यदि अकर्मक क्रिया के वाक्य को हम सामान्य भूतकाल में बदलते हैं तब कर्ता के ठीक बाद ने विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा, और यदि हम जबरदस्ती उसमें ने विभक्ति चिन्ह ले आते हैं तो वाक्य ही अशुद्ध हो जाएगा। इसकी भी हम लोग पहचान करके देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं मोहन सोता है, अगर हम इसे सामान्य भूतकाल में बदलें तो कहेंगे मोहन सोया। लेकिन यदि हम इसे ने विभक्ति चिन्ह लाकर इसे बदलने की कोशिश करते हैं तो क्या ये हमारा सक्सेसफुल होता है? नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं मोहन ने सोया, तो मोहन ने सोया ये जो वाक्य हुआ हमारा पूरी तरह से अशुद्ध हो गया। व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य पूरी तरह से अशुद्ध हो गया। तो हम इस तरीके से पहचान कर सकते हैं। और दोस्तों, यह जो हमारा तरीका है मोहन ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य को बदलना, दोस्तों यह मेथड कभी भी गलत नहीं होता है। आपको बस वाक्य को बदलने आना चाहिए। आप अकर्मक और सकर्मक क्रिया में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और ना आपके कभी प्रश्न का उत्तर गलत होगा और ना ही आपके कोई मार्क्स कटेंगे। दोस्तों, यह वीडियो मैंने प्रतियोगी परीक्षा में पास करने वाले या तैयारी करने वाले जितने विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए बनाया है, और साथ ही स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे जो पढ़ाई कर रहे हैं सभी के लिए है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक जरूर देखिए। आपको इस वीडियो को देख लेने के बाद ये मेरा आप लोगों से वादा है कि क्रिया से संबंधित कोई परेशानी आप लोगों को नहीं रहने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया को बेहतर तरीके से समझ लिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अभी जो मैंने आप सबको बताया कि क्या या किसको लगाकर प्रश्न करिए और उत्तर मिल जाने से उसे सकर्मक क्रिया का वाक्य माना जा सकता है, कुछ जगहों पर वो अपवाद के रूप में है कि हमें क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर तो मिल जाता है लेकिन वह सकर्मक क्रिया का वाक्य नहीं होकर अकर्मक क्रिया का वाक्य होता है। इसलिए मैंने आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने के तीन विधि बताई है। अब अपवाद के रूप में इसे समझिए कि कहां पर हम लोग उसके लिए धोखा खा जाएंगे। जैसे वाक्य है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ते हैं क्रिया है। यदि हम इसके पीछे एक प्रश्न लगाएं क्या उड़ते हैं, तो जवाब में आप कह सकते हैं पक्षी उड़ते हैं। तो लेकिन पक्षी क्या का जवाब में नहीं बल्कि कौन उड़ते हैं का जवाब में पक्षी आएगा, और पक्षी करता है क्योंकि उड़ने का जो क्रिया है इस क्रिया को करने वाले पक्षी हैं। कहाँ उड़ते हैं? तो आकाश में उड़ते हैं। तो यह अधिकरण है, कर्म नहीं है, अधिकरण है। यहाँ पर देख लीजिए अधिकरण का विभक्ति चिन्ह भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार कर्ता है, क्रिया है, कर्म नहीं है। और सबसे डेंजर उदाहरण तो यह है जो अच्छों को धोखा में डाल देता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, हम कहेंगे इसमें क्रिया छाटो कौन, तो आप कहेंगे गिरता है या क्रिया है, ठीक। और अब हम क्या लगाकर प्रश्न करते हैं क्या गिरता है, तो जवाब क्या आ जा रहा है पत्ता गिरता है। तो आप कहेंगे मैम क्या का जवाब तो मिल रहा है। तो इस प्रकार हमें क्या का जवाब मिला बावजूद इसके यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया का उदाहरण ये नहीं है बल्कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर है कट गया है, ये जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्यों उदाहरण है? क्या का जवाब मिलने के बावजूद हमने इसे सकर्मक क्रिया क्यों नहीं माना है? इसका मूल कारण है कि गिरता है, इस क्रिया को करने वाला कौन है? कौन है जो गिरने का काम कर रहा है? क्या पेड़ गिरने का काम कर रहा है? नहीं, पत्ता गिरने का काम कर रहा है। तो गिरने का काम जब पत्ता कर रहा है तो यह कर्म कैसे हुआ? क्रिया को करने वाला तो कर्ता कहलाता है, तो क्रिया को करने वाला है पत्ता, तो पत्ता यहाँ पर कर्म नहीं होकर क्रिया है, करता है। तो इस प्रकार हम इस चीज को समझ लिए कि इस वाक्य में भी कर्म नहीं है, गिरता है क्रिया है, इस क्रिया को करने वाला है पत्ता, तो पत्ता करता है। और पेड़ से मतलब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो पेड़ से यहाँ पर अपदान है, अपदान से विभक्ति चिन्ह पत्ते को पेड़ से अलग कर रहा है। तो ये क्या है? ये अपदान है। समझ गए आप लोग? इस वाक्य में कर्म नहीं है,
इसलिए यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों में इस चीज को हमने एक उदाहरण दिया है। मोहन चलता है, चलता है क्रिया है, करने वाला कौन? मोहन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्रिया क्या है? चलता है। कर कौन रहा है? मोहन। तो मोहन हो गया कर्ता। कर्म इस वाक्य में नहीं है, तो यह हो गया अकर्मक क्रिया। मोहन अखबार पढ़ता है, यहाँ पर कर्म चला आया। पढ़ता है हो गया क्रिया। क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्म मौजूद है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो मोहन। मोहन हो गया कर्ता। तो इस प्रकार कर्ता, कर्म और क्रिया दोनों तीनों ही मौजूद है। तो यह हो गया सकर्मक क्रिया का वाक्य। और मोहन तेज चलता है, चलता है हो गया क्रिया। और क्या चलता है? कोई जवाब नहीं है। कौन चलता है? मोहन चलता है। और कैसे चलता है? तो तेज चलता है। दोस्तों यह कर्म ना होकर क्रिया विशेषण है। क्रिया के ढंग को बता रहा है कि वो चल रहा है, कैसे चल रहा है? तेज से चल रहा है। तो क्या क्या हो गया? क्रिया विशेषण। तो आप लोगों का सकर्मक और अकर्मक क्रिया मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। यदि आप लोगों को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी। दोस्तों यह तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया हमारा क्लियर हुआ। अकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं है दोस्तों, लेकिन सकर्मक क्रिया के फिर भेद है। सकर्मक क्रिया के भेद अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन? एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया को पहले हम लोग समझते हैं। तो यदि वाक्य में एक कर्म होगा तो वहां एक कर्मक क्रिया होगा। यदि वाक्य में एक ही कर्म है, आप कहेंगे क्या एक से ज्यादा भी कर्म होता है? हाँ, एक से अधिक भी कर्म होता है। तो एक कर्म यदि है तो वह हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। उदाहरण के लिए वह किताब पढ़ता है, तो पढ़ता है या तो क्रिया, और क्या पढ़ता है? तो किताब पढ़ता है। तो एक कर्म है। सिंपल सा वाक्य है। सीता पत्र लिख रही है, लिख रही है क्रिया, क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है, एक कर्म है। माली फूल तोड़ता है, तोड़ता है क्रिया, क्या तोड़ता है? फूल तोड़ता है। इस प्रकार यह हो जाएगा एक कर्मक क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो पढ़ाया यह हो गया क्रिया। क्या पढ़ाया? छात्रों को। सॉरी, हम लोगों को दो है यहाँ पर सकर्मक क्रिया को पहचानने की विधि। क्या और किसको, दोनों ही लगाकर प्रश्न करना है। तो क्या लगाकर हम प्रश्न यहाँ करें? क्या पढ़ाया? तो हमारे पास जवाब नहीं है। किसको पढ़ाया? जवाब हो जाएगा छात्रों को पढ़ाया। तो हमें जवाब मिल गया। तो इस प्रकार यह सभी सकर्मक क्रिया के वाक्य हैं और एक ही कर्म है, इसलिए एक कर्मक क्रिया। अब आप लोगों को जब मैं द्विकर्मक क्रिया पढ़ाऊंगी, एक कर्मक और द्विकर्मक के बीच क्या डिफरेंट होता है, कैसे अंतर को हम पहचानेंगे, ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। इससे परेशान नहीं होना है। तो और उदाहरण है, राम पानी पीता है, तो पीता है यह हो गया क्रिया, और क्या पीता है? तो पानी पीता है, एक कर्म है। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, पढ़ाई क्रिया है, और क्या पढ़ाई? तो हिंदी पढ़ाई। तो हमें जवाब आसानी से मिल गया। अब हम लोग द्विकर्मक क्रिया को समझेंगे और उसके साथ ही हम लोगों का एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के बीच के अंतर को पूरी तरह से हम लोग अपने अंदर क्लियर कर देंगे। दोस्तों दूसरा नंबर है द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया का एक और नाम है, वह है बहुकर्मक क्रिया। क्योंकि हिंदी में वचन या तो एक वचन या तो बहुवचन, एक है तो एक वचन, और एक से अधिक चाहे संख्या कितनी भी हो, 2 हो या 2000 हो, हम उसे बहुवचन ही कहते हैं। तो द्विकर्मक क्रिया को बहुकर्मक क्रिया भी कहा जाता है। तो जिस वाक्य में 2 कर्म होंगे वहां द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण के लिए शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो यहाँ पर हमें 2 जवाब मिलेगा। क्या दी? तो पुस्तक दी। दी सबसे पहले तो यह क्रिया है, देना क्रिया है, और क्या दी? तो पुस्तक दी। और किसको दी? तो विद्यार्थी को दी। हमें क्या और किसको दोनों का जवाब मिल रहा है। देना क्रिया है, क्या दी? तो पुस्तक दी, किसको दी? तो विद्यार्थी को दी। पिता ने पुत्र को खिलौना दिया,
दिया देना क्रिया है, और क्या दिया तो खिलौना दिया। किसको दिया तो पुत्र को दिया। आप लोग समझ गए एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में अंतर। आपको एकर्मक क्रिया में या तो क्या या तो किसको, इन दोनों में से किसी एक ही का जवाब मिलेगा, लेकिन द्विकर्मक क्रिया में क्या और किसको दोनों का जवाब मिलेगा। मोहन गाय को घास खिला रहा है, तो रहा है क्रिया है, क्या रहा है तो खिला रहा है, और किसको खिला रहा है तो गाय को खिला रहा है। क्या खिला रहा है घास खिला रहा है, किसको तो गाय को। अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई, पढ़ाई क्रिया है, क्या पढ़ाई तो हिंदी पढ़ाई, और किसको पढ़ाई तो छात्रों को पढ़ाई। तो क्या और किसको दोनों का जवाब मिला। अब हम लोग एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया को बेहतर तरीके से पहचानेंगे इस पहचान की विधि के माध्यम से। दोस्तों, एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया को यदि हमें पहचानना है तो हम इसे कैसे पहचानेंगे। तो पहचान का तरीका, तो क्रिया से पहले क्या और किसे या किसको, किसे या किसको दोनों एक ही है, या तो किसे या तो किसको। तो क्या और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर केवल एक का उत्तर मिले तो एकर्मक क्रिया, आप या तो क्या लगाकर प्रश्न पूछिए या किसे या किसको। यदि इन सब में से किसी एक का उत्तर मिला तो वो हो गया एकर्मक क्रिया, और अगर क्या और किसे या किसको दोनों का ही उत्तर मिल जाए तो वो हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए ये विशेष बात कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में क्या अंतर है, कैसे हम पहचानेंगे कि यह एकर्मक क्रिया है और कैसे पहचानेंगे कि यह द्विकर्मक क्रिया है। आप लोग समझ गए। तो चलिए, यह आप सबका मैं मान लेती हूँ क्लियर हुआ। लेकिन यदि आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी अभी भी है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये तो हमारा क्रिया का पहला भेद, जो कि कर्म के आधार पर क्रिया का भेद है, वह हमारा क्लियर हुआ। अब हम लोग प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद को पढ़ेंगे। दूसरा नंबर है क्रिया का दूसरा भेद, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्य 5 भेद होते हैं। कौन कौन? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया। ये तो हो गई दोस्तों ये मुख्य 5 प्रकार, 5 ही मुख्य भेद होते हैं। अच्छा, ये 5 नंबर ये दो बार आ गया है, जो कि प्रभात क्रिया है। ये गलत टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप लोग काट देंगे, ठीक है। 5 यहाँ है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी पुस्तक में प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के और 3 भेद देखे जाते हैं, जो आप लोगों को जानकारी में रहनी चाहिए। तो यह तो मुख्य 5 हुए, और जो 3 भेद होते हैं वह है सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया और सजातीय क्रिया। हम प्रयोग व संरचना के आधार पर कुल 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कुल 8। लेकिन जो मुख्य भेद होते हैं वह 5 ही होते हैं। यह जो 3 है वह विशेष नॉलेज के रूप में आपको जाननी चाहिए। तो कुछ पुस्तकों में प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद माने गए हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के जो 8 भेद माने गए हैं वह यहाँ पर 8 भेद दिए गए हैं, और हम लोग पहले जानेंगे मुख्य 5 भेद और फिर टोटल 8 भेद के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले नंबर पर है संयुक्त क्रिया। संयुक्त हम लोग आप लोगों को संयुक्ताक्षर भी मैंने पढ़ाया था, तब संयुक्त का अर्थ मैंने बताया था कि जुड़ा रहता है। वहां पर संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ा रहना। तो जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाले, भिन्न का अर्थ होता है अलग अलग, भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर एक ही पूर्ण क्रिया का बोध कराती है, तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। मतलब 2 भिन्न अलग अलग अर्थ रखने वाले जो क्रियाएं हैं वह मिलकर एक क्रिया का बोध कराती है, तब वह संयुक्त क्रिया उसे कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपने यहाँ पर आ जाएगा, आपने पाठ पढ़ लिया। तो यहाँ पर आप इसे समझिए कि आपने पाठ पढ़ लिया, तो यहाँ पर एक क्रिया है लिया, लेना क्रिया है, और दूसरा है पढ़, यह भी क्रिया है। पढ़ना भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है। 2 अलग अलग क्रिया पद है।
और दोनों मिलकर एक क्रियापद बन गया पढ़ लिया। यह अब अलग नहीं है बल्कि दोनों मिलकर एक क्रियापद बन गए हैं, एक ही क्रिया बन गई है। तो जब दो अलग अलग क्रिया वाले शब्द आपस में जुड़कर एक क्रियापद बन जाते हैं, एक ही क्रिया बन जाते हैं, तो वह हो जाता है संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया, तो वह पहुंच भी एक क्रिया है, पहुंचना, और गया वह भी एक क्रिया है, और पहुंच गया यह दोनों ही आपस में मिल गए और बन गया एक क्रिया। मैंने खाना खा लिया, लिया मतलब लेना एक क्रिया है, खाना भी एक क्रिया है, खा लिया यह दोनों मिलकर बन गए एक क्रिया। तो दोस्तों संयुक्त क्रिया में क्या कहा गया कि जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाएं मिलकर एक ही पूर्ण क्रिया का बोध कराती है तब उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। विशेष बात इसमें होगी कि यह एक कार्य लेकिन दो क्रियापद होगा, मतलब क्रियापद तो दो दो रहेंगे लेकिन वो जुड़ेंगे आपस में और एक कार्य ही बन जाएंगे, जिसका ये उदाहरण है। दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है? तो जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरा कार्य आरंभ करता है तो जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या बताया गया इसमें कि जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर देगा और समाप्त होने के बाद वो दूसरी कार्य को करना आरंभ करेगा तो पहले जो क्रिया उसने किया उस क्रिया को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। पहले वाली क्रिया समाप्त हो जाएगी या चल रही होगी, दूसरी क्रिया समाप्त हो चुकी है या चल रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहली क्रिया वो समाप्त कर चुका होगा और दूसरी क्रिया में वो प्रवेश कर गया होगा। इसमें मुख्य क्रिया से पहले कर या करके जुड़ा होता है और इसमें दो क्रियापद होते हैं और कार्य भी दो होते हैं। संयुक्त क्रिया में क्या था? दो क्रियापद लेकिन कार्य एक, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियापद और कार्य भी दो, लेकिन एक पहले पूर्ण हो चुका है और दूसरा है या तो पूर्ण हो चुका हो या चल रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहला वाला पूर्ण हो चुका होता है। इसे हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण के माध्यम से है, कितने उदाहरण है हमारे पास? 4। पहला उदाहरण है चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर खुदकने लगा। चूहा एक छोटा सा जीव जो शेर के शरीर पर पहले चढ़ा, तो चढ़ना क्या है? क्रिया। इस क्रिया को उसने समाप्त कर लिया और उसके पीठ पर चढ़कर वह खुदकने लगा। खुदकने लगा यह क्रिया है जो ये अब कर रहा है और उससे पहले उसने चढ़ने की क्रिया को पूरा किया। तो दो क्रियापद है, दो कार्य है, जिसमें पहला कार्य वो समाप्त कर चुका है, तो यह हो गए पूर्वकालिक क्रिया। मोहन पढ़कर सो गया। सो गया क्रिया है और इससे पहले कौन सी क्रिया किया उसने? तो पढ़कर यह ही एक क्रिया है जो पहले उसने कंप्लीट किया, तो उसके बाद वह सो गया। यह सोना क्रिया अभी वो कर ही रहा है। इससे दूसरी वाली क्रिया जो कर रहा है वह कर चल ही रहा है या समाप्त हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पहला क्रिया उसका समाप्त हो चुका है, यह इंपॉर्टेंट। और जो पहला क्रिया है वह हो गया पूर्वकालिक क्रिया। वह खाना खाकर सो गया दूसरी क्रिया, खाकर पहली क्रिया, दो क्रियापद दो कार्य, यह इसमें पहली क्रिया हो जाएगी खाकर। राम नहाकर पूजा कर रहा है, तो पूजा कर रहा है ये दूसरी क्रिया है और नहाकर यह पहली क्रिया है जो उसने समाप्त किया। नहा चुका है, नहा के आया, अब वो पूजा कर रहा है और ये क्रिया चल रही है। तो दूसरी वाली क्रिया चल रही हो चाहे समाप्त हो चुकी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पहली क्रिया वो समाप्त कर दिया है, यह इंपॉर्टेंट है और पहली क्रिया ही है पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया आप लोग समझ गए। आप लोग अपनी ओर से कमेंट बॉक्स में कम से कम दो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण मुझे ढूंढकर टाइपिंग करके मुझे दीजिएगा, कमेंट करके मुझे दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप लोग सही तरीके से समझ पा रहे हैं। अब हम लोग तीसरा भेद जानेंगे। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा मतलब किसी को प्रेरित करो, मोटिवेट करना कार्य करने के लिए। तो जिन क्रिया से यह पता चलता है
कि कर्ता में इस तरीके से बनाएंगे, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है या उससे कार्य करवाता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दो कर्ता एक कार्य करेगा, एक करवाएगा, मतलब दो कर्ता मिलकर एक ही कार्य को कर रहा है और उसमें से कोई एक है जो कार्य को कर रहा है और दूसरा जो होता है वह कार्य को करवाएगा। उदाहरण, पढ़ने से पढ़वाना, मतलब किसी को पढ़ने के लिए बोलना। लिखना से लिखवाना, जैसे माँ बेटी से भोजन बनवाती है, तो माँ अपना काम बेटी से करवा रही है, भोजन बनाने का काम माँ का है, वह बेटी से बनवा रही है। तो जब कर्ता दो है, हाँ, और उसमें से एक कर्ता है जो दूसरे कर्ता को प्रेरित कर रहा है कार्य को करने के लिए, तो ऐसे उदाहरण में यह हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वह हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों, अब हम लोग क्रिया का चौथा भेद कृदंत क्रिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब मूल धातु क्रिया का मूल रूप के अंत में प्रत्यय जोड़कर कोई नया क्रिया शब्द बनाया जाता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। दोस्तों, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्य 5 भेद होते हैं, जिसमें जो ये चौथा है कृदंत क्रिया, इसे समझिए। जो हम लोग क्रिया को समझने से पहले बताए कि संस्कृत के मूल धातु, उसमें आपको प्रत्यय जोड़ा जाता है और प्रत्यय जोड़कर एक नया क्रिया शब्द बनाया जाता है, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। यह मूल रूप से आपका क्रिया को ही परिभाषित करके सही तरीके से समझाया गया है। पहचान में इसकी क्या है, यह हमेशा धातु शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़कर बनती है। उदाहरण के लिए, मूल धातु है पढ़, उसमें ना प्रत्यय जुड़ा, बन गया पढ़ना, मतलब सामान्य क्रिया हुई है। कृदंत क्रिया में इसी को कैसे बनाएंगे, तो पढ़ उसके साथ ता जुड़ गया तो हो जाएगा पढ़ता, ना प्रत्यय जोड़ने से बन गया सामान्य क्रिया और ता प्रत्यय जोड़ने से हो जाएगा ये कृदंत क्रिया। इसके साथ हम और भी प्रत्यय जोड़ेंगे, लिख मूल धातु और कृत कर प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया लिख कर, तो यह हो जाएगा कृदंत क्रिया। चल, यहाँ पर चल मूल धातु है, यदि हम ना प्रत्यय जोड़े तो वह हो जाएगा सामान्य क्रिया, लेकिन वही या नहीं ता को यदि हम जोड़ देते हैं ता प्रत्यय को, तो यह हो जाता है चलता। मतलब मूल धातु उसके साथ यदि हम कोई और प्रत्यय को जोड़ दें, उससे बनने वाली जो क्रिया शब्द बनेगी वह कहलाएगी कृदंत क्रिया। आप लोग समझ गए, कृदंत क्रिया बहुत ही आसान है। ना प्रत्यय यदि आप जोड़ते हैं वह सामान्य क्रिया, लेकिन उसके साथ हम इस और भी कोई प्रत्यय को जोड़कर अन्य कोई क्रिया बना देते हैं तो वह हो जाएगा कृदंत क्रिया। अब प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया का 5वां भेद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम हम ये शब्द जब बोलते हैं तो हमें ध्यान में आता है संज्ञा, क्योंकि संज्ञा का अर्थ ही होता है सबका नाम, यही तो हम लोग पढ़ते हैं। और नाम के बदले जो आता है उसे कहते हैं सर्वनाम, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। मतलब कुल मिलाकर कहें तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों का ही संबंध नाम से है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में यदि प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो प्रत्यय को जोड़कर जब क्रिया बनाई जाती है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। पहचान के लिए, नाम धातु क्रियाएं मुख्य रूप से किसी चीज या गुण के नाम को क्रिया में बदल देती है। उदाहरण के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इन शब्दों में प्रत्यय को जोड़ा जाएगा तो संज्ञा से भी नाम धातु क्रिया बनती है, सर्वनाम से भी बनती है और विशेषण से भी बनती है। हम लोग इसे अलग अलग शब्दों को लिखकर इन तीनों के ही उदाहरण को लेंगे और उसमें प्रत्यय को जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे क्रिया बनती है और कैसे नाम धातु क्रिया का जन्म होता है। संज्ञा से हम नाम धातु पहले बनाएंगे, तो बात संज्ञा है और उसमें हम याना प्रत्यय जोड़े, बन गया बतियाना। हाथ संज्ञा है और याना प्रत्यय जोड़ने से बन गया हथियाना। लाट संज्ञा है और बन गया लतियाना। अब हम लोग अगर विशेषण से बनाए नाम धातु तो गर्म
विशेषण है, किसी के अवस्था को बता रहा है। और गर्भ में आना प्रत्यय जोड़े बन गया गर्माना। चिकना एक स्मूथ, उसकी अवस्था बताई जा रही है वो कितना कोमल है, उसमें हमने आना प्रत्यय जोड़ा तो बन गया चिकनाना। यह हो गया नाम धातु क्रिया। यह गर्माना अब ये क्रिया है, विशेषण नहीं है। पतियाना, हथियाना, लतियाना यह सब कुछ नाम धातु क्रिया है। अब अपना यह है सर्वनाम शब्द और इसमें जब हमने आना प्रत्यय जोड़ा तो यह बन गया अपनाना। सारांश में हम लोग कृतांत क्रिया और नाम धातु क्रिया के जो मूल अंतर है इसे समझेंगे। कृदंत क्रिया मूल क्रिया रूप जो कि धातु है, मूल धातु होता है, उसका विस्तार है। मतलब मूल धातु जैसे पढ़, उसमें ना जोड़ दिए बना पढ़ना। लिख, उसमें ना जोड़े बने लिखना। चल, उसमें ना प्रत्यय जोड़े बना चलना। पढ़, ना प्रत्यय जोड़े बना पढ़ना। तो वह हो गया सामान्य क्रिया। लेकिन कृदंत क्रिया उसी मूल धातु का क्रिया के रूप में विस्तार है। उसमें ता जोड़ दीजिए तो चलता, या जोड़ दीजिए चलाया, एगा जोड़िए चलेगा। तो क्या होता है, वो उसी एक मूल धातु का विस्तार कर रहा है क्रिया के रूप में। जबकि नाम धातु क्रिया गैर क्रिया शब्द, क्योंकि गैर क्रिया शब्द का अर्थ हुआ वे शब्द जो कि क्रिया नहीं है। संज्ञा के शब्द, सर्वनाम के शब्द, विशेषण के शब्द, यह तो क्रिया नहीं है, ये गैर क्रिया शब्द है। और उन गैर क्रिया शब्द को क्रिया में बदल देने की प्रक्रिया है, उसमें प्रत्यय जोड़कर उसे क्रिया बनाई जाती है। तो नाम धातु क्रिया क्या है, तो गैर क्रिया शब्दों को क्रिया में बदल देने की यह एक प्रक्रिया है। दोस्तों, प्रयोग व संरचना के आधार पर अब हम लोग क्रिया के जो और 3 भेद हैं जो बहुत सारी पुस्तकों में देखी जाती है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। छठा नंबर है सामान्य क्रिया। तो जब किसी वाक्य में केवल एक ही धातु या क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। तो जब किसी वाक्य में केवल एक ही धातु या एक ही क्रिया का प्रयोग होगा तो उसे सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे श्याम गया, गया ये एक ही क्रिया है और एक ही धातु से बना है। राधा ने खाना खाया, खाया खा प्रत्यय से बन, खा मूल धातु है, या प्रत्यय जुड़ा है तो बन गया खाया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ मूल धातु है, ता प्रत्यय लगा, एक ही क्रिया हुआ, तो यह हो गया सामान्य क्रिया। 7वें नंबर पे है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया वह क्रिया है जो मुख्य क्रिया की सहायता करके वाक्य के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करता है और वाक्य में काल, लिंग और वचन का बोध भी कराती है। तो सहायक क्रिया कौन है, जो वाक्य के अंत में आता है, रहा है, रही है, ये सारे जो है वह सहायक क्रिया है। दोस्तों, सामान्य क्रिया के बारे में मैं एक बात और आपको बता दूं। सामान्य क्रिया ये सबको मुख्य क्रिया से बाहर किया गया इसलिए क्योंकि आपने कुछ देर पहले कृदंत क्रिया पढ़ा तो आपको लगा होगा कि कृदंत क्रिया और सामान्य क्रिया में कुछ खास अंतर नहीं है। यहाँ भी ता प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाया गया और कृदंत में भी ता प्रत्यय जोड़कर, एगा प्रत्यय जोड़कर, ता प्रत्यय, ई प्रत्यय, ये सभी जोड़कर क्या बनाया गया, उस क्रिया का विस्तार किया गया है। तो इस प्रकार सहायक क्रिया और कृदंत क्रिया में कुछ खास अंतर नहीं है। सहायक क्रिया को यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह अलग होकर भी बहुत ही मुख्य स्थान अपना रखता है। जैसे उदाहरण के लिए वह खाना खा रहा है, तो आप लोग समझे होंगे खाना, खा, ये जो खा रहा है यह क्रिया है, लेकिन यहाँ जो रहा है लगा हुआ है यह क्या है, तो यह सहायक क्रिया है। मैं स्कूल जाऊंगा, तो जाऊं यह एक मूल क्रिया है और इसमें जो गा लग गया यह प्रत्यय नहीं है बल्कि यह सहायक क्रिया है। वे पुस्तक पढ़ चुके हैं, पढ़ना तो क्रिया है लेकिन चुके हैं यह हो जाएगा सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया जो कि वाक्य के अंत में आता है, रहा है, रहे है, चुके हैं, ये सारे जो है सहायक क्रिया है। दोस्तों, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया का सबसे अंतिम भेद है सजातीय क्रिया। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिया है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। सजातीय क्रिया, स का अर्थ होता है साथ, जाति का अर्थ होता है जाति, मतलब एक जाति का ही है ये। कैसे, क्रिया में भी क्या जाति होता है, तो इसे बहुत ही सुंदर ढंग से समझिए। जब
किसी वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों ही एक ही धातु से बने हो और एक साथ प्रयुक्त हो, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। मतलब क्या कहा गया, किसी वाक्य में कर्म भी मौजूद होगा और क्रिया भी, और दोनों ही एक ही धातु से बने रहेंगे और एक साथ वो दोनों एक ही वाक्य में प्रयुक्त होंगे, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के लिए, भारत ने लड़ाई लड़ी, लड़ी क्रिया है और क्या लड़ी, तो लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पर लड़ धातु से यह क्या हुआ है, दोनों में लड़ है, तो लड़ क्या है, धातु है, तो लड़ धातु से कर्म भी बना है और क्रिया भी। कर्म क्या है, तो लड़ाई, क्या लड़ी, लड़ाई लड़ी, और क्रिया भी बनी है, क्रिया क्या है, लड़ी। तो एक लड़ धातु से कर्म भी बना और क्रिया भी बनी और दोनों ही एक ही वाक्य में एक साथ प्रयुक्त हुए, तो यह हो गए सजातीय क्रिया। मुकेश ने चाल चली, तो चल धातु है और चल से ही कर्म बना चाल और क्रिया भी बनी चली, तो दोनों ही एक ही धातु से बने हैं और एक ही वाक्य में एक साथ प्रयुक्त हुए हैं, तो दोनों ही चल धातु से और दोनों ही एक ही वाक्य में कर्म और क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुए। उसने अच्छी लिखाई लिखी, तो लिख धातु से बनी है कर्म लिखाई और क्रिया बनी है लिखी। तो इस प्रकार लिखी और लिखाई जो लिख धातु से बना है, तो कर्म और क्रिया के रूप में एक ही वाक्य में एक साथ प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार आप समझ गए सजातीय क्रिया किसे कहते। तो अब आप लोग दोस्तों, आप लोगों को इस चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो कैसे एक ही धातु से कर्म भी बनता है और क्रिया भी बनती है, एक ही साथ कैसे दोनों एक ही वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, और जहां कहीं भी आपको आम बोल चाल में भी इस तरह के वाक्य मिले, तो अब आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि अरे यह तो एक ही धातु से कर्म भी प्रयुक्त हुआ यहाँ और क्रिया भी, तो यह हो गए सजातीय क्रिया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। वह मीठा गीत गाता है, तो गीत, यहाँ गीत गा, ये जो एक ही धातु है उससे बनी है, गा धातु से ही गीत भी बना है और गाता भी बना है। तो क्या गाता है, तो गीत गाता है और एक ही धातु से बनने के कारण इसे सजातीय क्रिया कहेंगे। यहाँ कर्म भी बने हैं गा से और गीत भी, गाता भी बने हैं गा से। तो इस प्रकार दो क्रियापद, दो कर्म है, यहाँ पर कर्म और क्रियापद दोनों ही एक ही धातु से बने हैं और एक ही वाक्य में एक साथ प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यह हो गए सजातीय क्रिया। तो दोस्तों मुझे बताइए, क्या आप लोगों को यह क्रिया समझ में आया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को क्रिया के भेद कर्म के आधार पर और प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद डिटेल में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो में किसी भी तरह की परेशानी हुई या समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितना अपने साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको भी क्रिया कठिन लगती है, आप ये वीडियो उन तक शेयर करें और सभी से कहिए कि ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्रिया उनके लिए कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं आप लोगों को धन्यवाद कहती हूँ। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में व्याकरण के अलग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।